हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी एंड इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है, एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, हम चालू करते हैं। कंडीशंस जो है वो सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आती है। वारंटी सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आता है। कंडीशंस में जो स्टिपुलेशन होती है वो एसेंशियल रहती है, जो वारंटी में स्टिपुलेशन होती है वो कोलेटरल और इंसिडेंटल होती है। एसेंशियल मतलब एसेंशियल कंडीशंस, वो कंडीशन जो है अगर पूरी नहीं की जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द हो सकता है। हालांकि वारंटी में अगर कोलेटरल और इंसिडेंटल स्टिपुलेशन है मतलब काम चल सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन सामने वाले सेलर ने फुलफिल नहीं की है तो भी हमारा काम चल जाएगा। 2A बता रहा है कंपल्सरी सेटिस्फाइड, जो वो कंडीशंस है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, वो जो कंपल्सरी कंडीशंस है वो अगर सेटिस्फाइड, कंपल्सरी सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट रद्द। और वारंटी में मे नॉट सेटिस्फाइड कॉन्ट्रैक्ट तो भी चलेगा। कंडीशंस में अगर ब्रीच ऑफ कंडीशंस होता है तो वो गिव राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड, वहां पे एक अधिकार बनता है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेड, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए बोल सकता है। हालांकि वारंटी में अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो इट गिव राइज टू द रिजेक्ट द गुड्स को हमको रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको डैमेजेस के लिए डिमांड कर सकते हैं। कंडीशंस में ब्रीच ऑफ कंडीशन में बिकम ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो वारंटी में उसको चला सकते हैं, मतलब और ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब स्टिपुलेशन एज टू टाइम, इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 11 ऑफ सेल गुड्स एक्ट 1930 में आता है। स्टिपुलेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम के अनुसार, जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन टू टाइम ऑफ पेमेंट और नॉट टू बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ नॉट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जब बनता है उसमें अगर स्टिपुलेशन ऑफ टाइम बोला गया है तो वो हमें फुलफिल करना पड़ेगा। उसको टाइम को जो है वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर हमने कहा है कि दिवाली की सीजन आ रही है और ये कपड़े हमें दिवाली में अपने रिटेल शॉप पे बेचने हैं, हमने होलसेलर को ऐसे कहा, तो इसका मतलब है दिवाली से कम 15 दिन पहले हमें माल दो। अगर वो दिवाली के बाद माल देगा तो वो हम बेच नहीं पाएंगे। तो स्टिपुलेशन ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे टाइम का एसेंस है, दिवाली से कम 15 दिन माल आएगा, हम स्टॉक बना के रखेंगे तो ही बेच पाएंगे। दिवाली के बाद अगर वो मटेरियल आता है तो हमारे किसी काम का नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आता है सेक्शन 12 सब क्लॉज 4 में ऑफ सेल गुड्स ऑफ एक्ट 1930। इसका इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है कि स्टिपुलेशन मतलब जो कंडीशंस हैं वो वारंटी में आएगी और स्पेसिफिक कंडीशंस में आएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा उसको रीड करके आदमी ऐसा बता सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कैसे रहेगी। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 100 बैग्स ऑफ शुगर, किसी ने एक्स ने ऑर्डर दिया कि हमें 100 बैग्स ऑफ शुगर चाहिए विद इन 6 मंथ्स। तो 100 बैग्स ऑफ शुगर है अकॉर्डिंग टू द सैंपल इस कंडीशन। सैंपल के हिसाब से जो शुगर का सैंपल हमने आपको भेजा है उसी के वही हमें शुगर चाहिए। 100 बैग्स रहेगी, वो रहेगी स्टिपुलेशन विद इन 6 मंथ, मतलब वो 6 महीने में, कोई डेट फिक्स नहीं की है। तो वो 6 महीने का जो समय है, कभी भी 6 महीने के अंदर भेजेगा तो वो उसको गुड्स एक्सेप्ट करने का है। और वो 6 महीने का जो पीरियड है, कभी भी 6 महीने का पीरियड मतलब विद इन 6 मंथ जो है दैट इज द वारंटी जो कॉन्ट्रैक्ट में आती है। कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी,
अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है कंडीशंस के हिसाब से बना जाता है, अगर बायर चाहे तो उसको वारंटी में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए उसे 3 बातें करनी पड़ेगी। एक है वॉलंटरी वेविंग द कंडीशन, मतलब उसको जानबूझ मतलब वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से वेव कर सकता है। वेव करना मतलब छोड़ देना, स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा वो कंडीशन के ऊपर, वो बोलेगा जाने दो, सामने वाले का नुकसान हो रहा है और हमारा काम जो है इससे चलेगा। सपोज हमने किसी को बोला कि मुझे सैंपल में जो ऑरेंज कलर आपने भेजा है शेड नंबर, अब उसके जो शेड कार्ड है उसमें 241, 242, 243, 244 इसमें डिफरेंट प्रकार के ऑरेंज शेड हैं, थोड़ा सा टोन फर्क है हर एक में। लेकिन क्या है, कभी कभी ना स्पेसिफिक शेड हमें पार्टी को डिमांड करती है। समझो मैंने उससे कहा शेड नंबर 243 ऑरेंज में जो आता है वो शेड का मुझे मटेरियल चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक उसने 241 नंबर शेड डाल दिया जो वो भी ऑरेंज है, मिलतू जुलतू है, लेकिन परफेक्ट सैंपल परफेक्ट शेड कार्ड के हिसाब से नहीं है। तो 241 जो उसने भेजा वो जो है मेरा स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, वो मेरी कंडीशन थी कि मुझे 243 नंबर चाहिए, लेकिन उसने बाय मिस्टेक 241 भेजा। अब 241 भी ऑरेंज कलर है, अगर मैं सामने वाले को चाहूं तो मैं माल रिजेक्ट कर सकता हूं, या तो मैं वेव कर सकता हूं कि ये 241 ऑरेंज कलर मैं पार्टी को दिखाता हूं, अगर पार्टी बोलती है ओके तो मैं ये वेव कर दूंगा। मैंने पार्टी को सिंपल दिखाया, उसने बोला 241 जो है सामने वाली पार्टी ने डिमांड की एक्सेप्ट किया है, आप बेच सकते हो माल, तो मैं होलसेलर को जो हूं मैं अपना कंडीशन वेव कर दूंगा, ठीक है मेरे को 243 की जगह नहीं भेजा तो नहीं चलेगा, 241 वाला ऑरेंज कलर का शेड जो है वो मैं रख लेता हूं। दूसरा दिखा रहा है वॉलंटरी इलेक्टिंग टू ट्रीट अ कंडीशन एज वारंटी। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है वीट एंड राइट एक्सेप्ट बोथ विल रन इन अवर बिजनेस। अभी देखो हमने जो है सामने वाले को वीट का ऑर्डर दिया था, गेहूं का ऑर्डर दिया था 100 किलो, लेकिन मैं पैसे देने में नंबर 1 हूं, मैं पार्टी को सामने सामने पैसा दे देता हूं, तो पार्टी ने कहा कि क्यों न मैं अच्छे आदमी का फायदा उठाऊं। उसने क्या किया, मैंने 100 किलो वीट का ऑर्डर दिया, उसने 100 किलो वीट के साथ में मेरे को 10 किलो राइस भी बेच दिया। अब मैं चाहूं तो उसको रिजेक्ट करके पूरा मटेरियल सेंड कर सकता हूं, या मैं उसको वारंटी करके वो भी ले सकता हूं, क्योंकि क्यों उसने राइस जो भेजा है ना वाकई वो मेरे दुकान पे चल सकता है। हालांकि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था एसेंशियल स्टिपुलेशन पे कि मुझे 100 किलो वीट ही चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, अगर मैंने उसका वीट और राइस, मैं बोलूंगा चलो यार सामने वाले का भी नुकसान हो रहा है, नया पार्टी है, एक बार उसको वार्न करता हूं। मैंने वीट और राइस ले लिया और वो दोनों मेरे दुकान पे चल जाएगा। तो मैंने क्या किया ना, अपना कंडीशन जो है उसको वारंटी बना दिया। तीसरा केस बताया है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। समझो किसी आदमी को मैंने 100 किलो गेहूं का ऑर्डर दे दिया और उसने मेरे को 120 किलो बेच दिया। अब उसने एक्सेस जो भेजा है मेरे, या तो उसको जो एक्सेस मैं चाहूं तो पूरा रिजेक्ट कर सकता हूं, या अपना 100 किलो का माल लेके उसको छोड़ सकता हूं। तो यहां पे अगर मैंने गुड्स एक्सेप्ट किया, 120 किलो मैंने अपने पास रखा, तो मुझे उसको सामने वाले को 120 किलो का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशंस मैंने बताई, कंडीशंस कभी कभी वारंटी कैसे बन सकती है उसका एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एक्सप्रेस कंडीशन क्या होती है और इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज एज रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कंडीशन जो है ना, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनते समय सारी कंडीशंस हम लिखते हैं तो वो कंडीशंस हमें माननी पड़ती है। हालांकि इम्प्लाइड कंडीशन चाहे लिखें या न लिखें, लेकिन वो लॉ ने फिक्स करके रखा है कि तुम लोग ने बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में एसेंशियली तुमको बिल एक दूसरे को देने का है, जीएसटी लगाने का है। दिस आर द इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ द लॉ। तो इम्प्लाइड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। अगर मैं उसको कच्चे में माल भेजूंगा तो फिर मैंने इम्प्लाइड कंडीशन जो है ओबे नहीं की, मुझे उसे बिल देना है, मुझे उसे पेमेंट जो है व्हाइट में लेनी है, चेक में लेनी है। दिस ऑल कंडीशंस आर इम्प्लाइड बाय लॉ। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, अब ये आता है सेक्शन 14 में, एज टू टाइटल। अब इसमें क्या बता रहा है, अगर मेरे पास टाइटल है, किसी गुड्स का टाइटल है, मेरे पास बिल है और मैं उसका ओनर हूं, ये प्रूफ है मेरे पास, तो मैं वो 2 तरीके से माल बेच सकता हूं। एक है केस ऑफ सेल, जहां पे मैं इमीडिएटली गुड्स बेचूंगा और इमीडिएटली मैं उनसे पेमेंट ले लूंगा। दूसरा होता है केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, जहां पे मैं
सामने वाले से चाहूं तो पहले पैसा ले सकता हूं और बाद में उसको मटेरियल दे सकता हूं फ्यूचर डेट में। ये केस कब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सोने का। आज का सोने का भाव है 40,000 रुपया तोला। 10 दिन के बाद हमें न्यूज आई है कि इसका जो भाव है, इंफॉर्मेशन आई है, पक्की ही इंफॉर्मेशन है कि इसका भाव जो है 10 दिन के बाद बढ़ने वाला है। एक मान लो 50,000 होने वाला है। तो इस केस में क्या है, मैंने सामने वाले को फोन करके 40,000 रुपया 35,000 दिया और उसको बोला 5,000 में सोना लूंगा तब तेरे को दूंगा। अब 35,000 का जब मैंने उसको दिया, 40,000 के भाव से मैंने सोना बुक कर लिया, तो उसने क्या किया, अपने कारखाने में वो सोना जो है वो साइड करके रखा और उसने कहा कि सोना मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे कारखाने में बॉम्बे वाले गोडाउन में पड़ा है, वो मैं मंगा लेता हूँ, मैं आपको 10 दिन के अंदर दे दूंगा। तो उसने बॉम्बे में फोन करके अलग करवा दिया। अब उसका आदमी जाएगा तो मुझे फ्यूचर डेट में दे देगा। तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है, जो फ्यूचर डेट में सौदा किया जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल सोने का दिया। अब इसमें एक केस बताया गया है रॉलैंड वर्सेस दिवल। ये केस है 1923 का। अब इसमें क्या था, रॉलैंड ने एक कार परचेस किया दिवल से। आर ने वो कार 4 महीने के लिए, मतलब रॉलैंड ने वो 4 महीने के लिए कार यूज किया। दिवल ने जब उसको भेजा तो उसके पास ना टाइटल जो था वो शायद आया नहीं था, उसके वो टाइटल ऑफ कार था ही नहीं। अब क्या था, आर जो है ना, मतलब रॉलैंड को रिक्वायर था कि वो गाड़ी जो है ओनर को देनी है जिससे दिवल ने खरीदी थी। एक्चुअल ओनर कौन था, जहां से दिवल गाड़ी लेके आया था। तो आर को भी क्या चाहिए कि उसको अपनी गाड़ी जो है, उसका जो रियल ओनर है, जिसके पास टाइटल है उस गाड़ी का, उसको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रॉलैंड वॉज रिक्वायर्ड टू रिकवर द प्राइस। वो शर्त रखेगा, भाई मैंने पैसे दिवल को दिया है तो वो दिवल से मेरे को पैसे तो लाके दो, तो मैं मेरी कार जो है मैं रिकवर तुमको दे दूंगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो है वो आता है सेक्शन नंबर 15 में। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, गणेश आइडल्स फ्रॉम पेन। पेन एक शहर का नाम है। पोहा पापड़ फ्रॉम पेन, कोकोनट ऑफ अलीबाग एंड कोकोनट ऑफ गोवा। अब ये जो है क्लियरली डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि जो गणेश आइडल है वो जो पेन में बनाया गया है वो है। पोहा और पापड़ जो है पेन के मशहूर होते हैं वो चाहिए। कोकोनट ऑफ अलीबाग और कोकोनट ऑफ गोवा दोनों कोकोनट है, लेकिन अलीबाग की क्वालिटी अलग रहती है, गोवा की क्वालिटी अलग रहती है। और हमने उसको डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमें ऐसी चीज चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही हमें जो है वो गुड्स मिलना चाहिए। और हम सामने वाले को बताएंगे तो उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वो हमारे को विश्वास पे ये माल दे देगा। कि अलीबाग का कोकोनट का अलीबाग का देके बोलेगा गोवा का है तो वो नहीं चलेगा। हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, कोकोनट चाहिए लेकिन वो अलीबाग का चाहिए तो अलीबाग का ही चाहिए। सेल बाय सैंपल, ये आता है सेक्शन 17 में। और इसमें क्या है ना, सैंपल के हिसाब से अपने को मटेरियल का जो है वो हम सैंपल देखते हैं और ऑर्डर देते हैं। अब ये क्या कंडीशन है इसमें, बल्क करस्पॉन्ड्स विद सैंपल। जो सैंपल हमको दिखाया गया है और बाकी का जो बल्क क्वांटिटी सामने से आएगा वो एज पर सैंपल ही रहेगा, सैंपल से अलग नहीं रहेगा। जैसा सैंपल दिखाया गया था वैसा ही होना चाहिए। अगर उससे अलग है दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। बायर शुड हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर विद क्वांटिटी। अब बल्क में हमने बिल में लिखा है 100 किलो माल है, तो 100 किलो का माल उसको देखने में गिनते में जो समय लगेगा उसको वो देना चाहिए। हमें घाई नहीं करना चाहिए। सेठ दो, हमारा गाड़ी ट्रैफिक में खड़ा है, हमको जल्दी जाने का साइन दे दो, तो वो चलेगा नहीं। सामने वाले का जो है उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपना 100 जो किलो है बरोबर वजन करे, गिने और अपने पास ओके करके रखे। ठीक है। गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। गुड्स में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कपड़ा मैंने खरीदा है, 100 किलो कपड़ा मैंने खरीदा है, 100 मीटर मैंने खरीदा है, अगर वो डिफेक्ट है उसमें, जैसे वो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट में गीला हो गया है तो मेरे को वो गीला माल चलेगा नहीं, तो वो शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ फिटनेस, दैट इज इन सेक्शन नंबर 16 सब क्लॉज 1। अब इसमें क्या बता रहा है ना कि अगर मैं सेलर को बता रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो मेरे को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, जैसे मैं सामने वाले के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं कि मुझे बिस्कुट दो। अब बिस्कुट 2 प्रकार के आते हैं, एक कुत्तों को खिलाया जाता है और एक इंसान जो हम खाते हैं। अब उसको मैंने बिस्कुट कहा तो वो मुझे जो है
कुत्तों का बिस्कुट दे देगा। अरे भाई बिस्कुट मेरे को अपने पर्पस के लिए चाहिए, अगर मैं उसको बोलता हूँ समझ पहले तो समझेगा कि उसको मेरे लिए बिस्कुट चाहिए। अब उसको अगर मेरे लिए बिस्कुट चाहिए तो मुझे नॉर्मल बिस्कुट दे देगा, लेकिन जहाँ मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरे को कुत्तों को खिलाने का है, उसमें मेरे पेडिग्री कंपनी का ही मेरे को जो है बिस्कुट दो, कुत्तों को ही खिलाने का है पेडिग्री का, तो मेरे को वो दे देगा। वो पर्टिकुलर पर्पस मैंने उसको बताया। अगर उसने रॉन्ग कुत्तों के जगह पे समझो मछलियों का दाना मेरे को दे दिया तो मेरे काम का नहीं रहेगा। मैंने उसको बोला फूड फॉर एनिमल्स दे दो, तो उसने कोई भी दे देगा। पर्टिकुलर पर्पस मैं को बता रहा हूँ कुत्तों के लिए, तो मछली का खाना कैसे दे रहा है तू मेरे को, ठीक है। और पर्टिकुलर उसको पर्पस बताने का मतलब ये है कि सेलर के पास स्किल है, उसका रोज का धंधा है, उसका जो स्किल है वो हुनर आ गया है उसमें कि कौन सी चीज किस में यूज की, हमसे ज्यादा सामने वाले को मालूम पड़ती है, और उसका जजमेंट आ जाता है कि कौन सा चीज किसको देना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिस्कुट्स और मछली के दाने का, तो कौन सा जो है मैं इसको बता रहा हूँ पेडिग्री का अच्छा है, तो पेडिग्री का बोलेगा ठीक है साहब ये ले लो, पेडिग्री में ये फ्लेवर बहुत बढ़िया है, तो अपनी जजमेंट भी दे सकता है। गुड शुड बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस। मछली का दाना कुत्ते के को खिलाऊंगा तो वो खाएगा नहीं, ठीक है, हो सकता है खाते भी हो, लेकिन पर्पस तो मेरा भाई बिस्कुट खिलाने का है ना उसको। तो गुड शुड बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस। दूसरा आता है मर्चेंटेबल क्वालिटी सेक्शन 16 सब क्लॉज 2, इफ गुड्स फॉर रीसेल शुड बी मार्केटेबल। अगर और इसमें क्या बता रहा है, अगर मुझे मार्केट गुड्स जो है वो रीसेल करने का है तो मेरे को वो जो मटेरियल है ना वो रीसेल में उसमें बाहर बिल लगेला होना चाहिए, उसका पैकिंग बरोबर होना चाहिए, और उसमें लिखे रहना चाहिए कि ये मटेरियल रीसेल के लिए है, ताकि मैं सामने सेल कर सकूं। अगर वो गुड्स में अगर मैं अपने लिए ले रहा हूं तो मुझे वो खुला हुआ जो उसकी पैकिंग है वो छोटी चाहिए, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। और जैसे आउटर पैकिंग इनर पैकिंग रहती है, आउटर पैकिंग में जो है ना डिटेल कम लिखी रहती है, इनर पैकिंग में ज़्यादा लिखी रहती है। अपने लिए चाहिए मुझे इनर पैकिंग पढ़ने का है तो मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, तो मेरे को उस प्रकार से डिटेल चाहिए। तो ये इसके कहने का मतलब है गुड्स फॉर रीसेलर है तो उस हिसाब से होना चाहिए, गुड्स फॉर सेल्फ यूज़ है तो उस प्रकार से उसकी पैकिंग होनी चाहिए, या जो भी पर्पजेज है मार्केटेबल होना चाहिए। ओके। इम्प्लाइड वारंटी, जो गुड्स हैं वो क्वाइट पोजीशन का मतलब होता है कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बेंस का मतलब है कि मैं मटेरियल ले रहा हूं और उसमें कानून ने रोक लगा के रखी है, उसमें 4 ब्रांड है, उसमें एक ब्रांड के ऊपर रोक लगा के रखी है, बाकी का 3 ब्रांड जो है वो चलता है, तो वो 3 ब्रांड का मटेरियल मेरे को देगा। जानबूझ के तू मुझे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ब्रांड के ऊपर रोक लगाई है तू वो मुझे देगा, बाद में मेरे ऊपर केस हो जाए, वो डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए। तो उसको बोलते हैं क्वाइट पोजीशन, जो आता है सेक्शन 14B में, ठीक है। दूसरा आता है फ्रीडम ऑफ इनकम्बरेंस। फ्रीडम ऑफ इनकम्बरेंस मतलब उस मटेरियल के ऊपर किसी का इनकम्बरेंस ना रहा हो, किसी को आधे पैसे देना हो, या लोन पे लिया गया हो, उसका पूरा पैसा चुकाया नहीं हो, बाद में मेरे को परेशानी है, जैसे अपन ने वो रॉ लैंड और दिवल वाले केस में देखा, वो सब इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, वो जो है फ्रीडम ऑफ इनकम्बरेंस होना चाहिए। तो इसके साथ ही ये हमारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने आपको कंडीशंस ऑफ वारंटी का बताया, और बहुत सिंपल में करने की मैंने कोशिश की है। मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छा पसंद आएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आइकॉन बटन, बेल का आइकॉन बटन प्रेस कीजिए, लाइक्स कीजिए। आपकी ये सब चीज़ें हमें इंस्पायर करेंगी और हम अच्छे वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।